हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं नीलू वर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद हम लोग आप लोगों के लिए एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट लाएंगे, मॉडल पेपर लाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मॉडल पेपर लेकर के मैं आ गई हूँ, जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, वो भी बोथ लैंग्वेज में, हिंदी प्लस इंग्लिश। ये जो 40 क्वेश्चंस है, इसमें आपका करंट अफेयर इंक्लूड नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ आपको जीके और जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी या फिर आरआरबी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे चैनल ने एक ई बुक लॉन्च की है। अगर अभी तक आपने इस ई बुक को परचेज़ नहीं किया है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। इसकी कास्ट है ओनली 50 रुपीज़। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही बन रहे बेल आइकन को प्रेस कर लें नोटिफिकेशन पाने के लिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेन कैंप के लेखक कौन है? फ्रेंड्स, आपको बताना है कि मेन कैंप के लेखक कौन है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिटलर जो है वो मेन कैंप के लेखक हैं, जिसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा मेरा संघर्ष। इसमें जो हिटलर है, एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा का वर्णन किया गया है और इसके लेखक भी हिटलर ही हैं। नेक्स्ट है, भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो फ्रेंड्स, भारत की जो अंतःकालीन संसद थी उसमें कुल 313 सदस्य थे। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तब संविधान सभा का नाम बदल करके अंतःकालीन संसद रख दिया गया था, लेकिन 1952 में हुए चुनाव के बाद इस संसद को भंग कर दिया गया था। चलिए देखते हैं अगला। 2 अक्टूबर को गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहाँ पर लिया गया? तो फ्रेंड्स, कमेंट करिए आप लोग कि 2 अक्टूबर को, जिसे कि गांधी जयंती जाना जाता है, जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था, उसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहाँ लिया गया? 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था नई दिल्ली में, जो कि ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नई दिल्ली में सत्याग्रह सम्मेलन में सोनिया गांधी संयुक्त राष्ट्र से ये अपील की थी कि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाए और 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र ने ये मान्यता दे दी कि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाए। नेक्स्ट है, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? फ्रेंड्स, आप लोग बताइए कि भारतीय संघ जो होता है उसमें नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है, कौन परमिट करता है नए राज्य बनने के लिए? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद जो है वही स्वीकृति देता है नया राज्य बनने के लिए। संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद को ही यह अधिकार दिया गया है कि वो अविधि बनाकर संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सके। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे यूएनओ कहते हैं, कि सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं, देश हैं? यहाँ पर स्थायी सदस्य देश पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, 5 होते हैं स्थायी सदस्य। टोटल मेंबर होते हैं 15, जिसमें से जो 10 मेंबर होते हैं वो अल्पकालीन होते हैं, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, और जो 5 मेंबर होते हैं ये परमानेंट होते हैं, ये अस्थायी होते हैं। अगला है, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को कहा जाता है पेडोकल। ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है, पेडोकल कहा जाता है प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को, यानी कि पेडोकल में कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। और ये जो मिट्टी होती है ये नॉर्मली शुष्क या फिर अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहाँ पर वाष्पीकरण की दर जो होती है वो निछालन की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? जो कृषि भूमि होती है, जो खेती करने योग्य भूमि होती है, उसको किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुल प्रति भूमि प्लस निवल बुवाई की भूमि। अगला है, अफीम के पौधे किस भाग से हमें मार्फिन प्राप्त होता है? अफीम के जो पौधे होते हैं उनके किस भाग से मार्फिन प्राप्त होता है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, फल आवरण। अफीम का जो फल आवरण वाला भाग होता है उसी से हमें मार्फिन प्राप्त होता है। मार्फिन क्या होता है? तो मार्फिन एक क्षारीय पदार्थ होता है जो अफीम और पॉपी के बीजों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? मृदा संरक्षण की जैव पद्धति क्या है? तो फ्रेंड्स, क्या होगा राइट आंसर इसमें? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समोच्च कृषि।
समोच्च कृषि जो है वो मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है। अब ये समोच्च कृषि क्या होता है? तो समोच्च कृषि जो है ये पहाड़ी क्षेत्रों पे या फिर ढलानों पर की जाती है। इसमें जो किसान होते हैं वो वृत्ताकार या फिर परिधीय रेखाओं के माध्यम से खेत बनाते हैं और इसमें जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो ये मिट्टी को शोषित होने तक नीचे की ओर गिरता है और इस विधि से पानी का जो बहाव होता है वो कम हो जाता है। इससे मृदा जो होती है उसका अपरदन भी कम होता है। अगला है ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए कि जो ग्लूकोज होता है वो किसका प्रकार है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीवाणु कोशिका में सूत्रकर्णिका की संख्या क्या है? आपको बताना है कि जो जीवाणु कोशिका होती है उसमें सूत्रकर्णिका की संख्या कितनी होती है। तो क्या होगा राइट आंसर? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0 होती है। जीवाणु कोशिकाओं में सूत्रकर्णिका की संख्या होती है 0। जो जीवाणु कोशिका होती है वो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और जबकि जो सूत्रकर्णिका होती है ये यूकैरियोटिक कोशिका होती है। तो इसीलिए जीवाणु कोशिका में सूत्रकर्णिका की संख्या जो होती है वो 0 होती है। अगला है हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? तो फ्रेंड्स क्या होगा राइट आंसर इसमें? ऑप्शन सी आर समाजशास्त्री जो हैं वो हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल निचय है? तो भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी का क्षेत्रफल कितना है? तो 10,500 किलोमीटर है मन्नार की खाड़ी का क्षेत्रफल। अब ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। तो नीलगिरी का क्षेत्रफल होता है 5,520 किलोमीटर और नंदा देवी का क्षेत्रफल है 5,860 किलोमीटर और सुंदरबन का क्षेत्रफल है 9,630 किलोमीटर। नेक्स्ट है इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? आपको बताना है कि इसरो इसकी मास्टर नियंत्रक सुविधा यानी कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी कर्नाटक, जिसकी राजधानी है बेंगलुरु, वहीं पर है इसरो का मास्टर नियंत्रक सुविधा यानी कि हेडक्वार्टर। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? जो समुद्र में सीपी पाई जाती है वो किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? तो क्या होगा राइट आंसर इसमें? ऑप्शन सी ध्रुवण पोलराइजेशन के कारण समुद्र की जो सीपी है वो सुनहरी दिखाई देती है। समुद्र की जो सीपी है जब उस पर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो किरणों का कुछ भाग अपवर्तित हो जाता है और शेष भाग जो होता है वो परावर्तित हो जाता है, इसीलिए जो सीपी है वो सुनहरी चमकने लगती है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपाती हो, इसका त्वरण है। फ्रेंड्स आपको बताना है कि कोई वस्तु है जो इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपाती हो, तो इसका त्वरण कितना होगा या फिर इसका त्वरण क्या होगा? तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन डी इसका त्वरण जो है वो अपरिवर्तित होगा, उस पर कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। अगला है किसी यंत्र द्वारा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है। किसी भी यंत्र द्वारा 20,000 हर्ट्ज से जब ऊपर की ध्वनि होती है तो वो क्या कहलाती है? तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी अल्ट्रासोनिक साउंड कहलाता है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो ध्वनि होती है इसे पराश्रव्य ध्वनि भी कहते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड इसका यूज़ कहाँ होता है? तो अल्ट्रासाउंड में किया जाता है अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़। अगला है किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी को कहा जाता है भारत की सिलिकॉन वैली। नेक्स्ट है टेलनेट का तात्पर्य है। आपको बताना है कि टेलनेट का तात्पर्य क्या होता है। तो फ्रेंड्स टेलनेट का तात्पर्य होता है टेलीफोन नेटवर्क। ऑप्शन ए में आपको दिया है टेलीफोन नेटवर्क होता है टेलनेट का तात्पर्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से धातु का गलनांक सबसे कम है। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो फ्रेंड्स पारद जो होता है जिसे कि हम पारा कहते हैं, जिसका रासायनिक संकेत होता है Hg, इसका जो गलनांक है ये दी गई धातुओं में सबसे कम होता है। अगला देखते हैं कच्छ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस है। तो फ्रेंड्स मीथेन होता है कच्छ स्थानों में वनस्पतियों के अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाला गैस, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। नेक्स्ट है कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है?
कैक्टस में जो सूल होता है वो किसका रूपांतरण होता है? तो फ्रेंड्स वो रूपांतरण होता है पत्तों का। ऑप्शन सी में दिया गया है। कैक्टस में जो सूल होता है वो पत्तों का ही रूपांतरण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। आपको बताना है कि सबसे छोटा ज्ञात प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकोप्लाज्मा जो है वो ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। अगला है, अन्य बातें समान होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी किस कारण से हो सकती है? तो क्या होगा राइट आंसर इसमें? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यदि सभी बातें समान हैं तो वस्तु की मांग की मात्रा में कमी जो है उस वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर होती है। अर्थशास्त्र का ये नियम है कि अगर सभी बातें समान रहे तो जैसे ही वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है उसकी जो मांग होती है वो कम हो जाती है, और जैसे ही उसकी कीमत में कमी आती है उसकी जो मांग होती है वो बढ़ जाती है। तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है? तो फ्रेंड्स, विश्व की भूमि का 7% जो भाग है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है। यहाँ पर जो है वो लगभग 50% से अधिक वन्य जीवों का निवास होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवांशिक लाइब्रेरी क्या हो सकती है? पृथ्वी पर जीवन को बरकरार रखने के लिए जो आनुवांशिक लाइब्रेरी होती है वो क्या होती है? तो फ्रेंड्स, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैव विविधता जो है वो आनुवांशिक लाइब्रेरी हो जाएगी पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए। सभी जितने भी जीव जंतु हैं उन सबका सामंजस्य बहुत ही ज़रूरी है पृथ्वी पर जीवन को कायम रखने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में किस भोजन उत्पाद की बढ़ती हुई क्षुधा उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन का प्रमुख कारण है? आपको बताना है कि विश्व में किस भोजन उत्पाद की बढ़ती हुई क्षुधा उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन का प्रमुख कारण है? तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन डी, मीट ऑफ काऊ। कुछ लोग जो हैं वो मांस को, जानवरों के मांस को जो है वो भोजन के रूप में बड़े ही चाव से यूज़ करते हैं, तो उन्हीं के उत्पाद की बढ़ती हुई क्षुधा जो है वो उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन का प्रमुख कारण बन रही है। अगला है, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? जो लाइफ डिवाइन पुस्तक है उसके लेखक का नाम बताना है आपको। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा श्री अरविंदो जो हैं वो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं। ये जो लाइफ डिवाइन पुस्तक है ये एक दर्शन शास्त्र से संबंधित निबंधात्मक पुस्तक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? आपको बताना है कि किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो इसमें क्या होगा राइट आंसर? इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। अगला है, जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? आपको बताना है कि जो जल का क्वथनांक होता है वो उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है। तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी, निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण जो जल का क्वथनांक होता है वो घट जाता है। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, फोटोग्राफी में जो हाइपो यूज़ किया जाता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन ए में आपको दिख रहा होगा सोडियम थायोसल्फेट होता है फोटोग्राफी में यूज़ किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम। अब सोडियम थायोसल्फेट आया है तो इसका रासायनिक सूत्र भी आपको पता होना चाहिए। तो सोडियम थायोसल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2S2O3। अगला क्वेश्चन है, स्टेपी शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंध है? तो फ्रेंड्स, जो स्टेपी होता है उसका संबंध होता है घास स्थल यानी घास के मैदान से। स्टेपी एक शुष्क एवं ठंडा घास का मैदान है जो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीपों के सिवाय सभी महाद्वीपों में पाया जाता है। यानी कि अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ये नहीं पाया जाता, बाकी हर एक महाद्वीप में स्टेपी जो है घास के मैदान पाए जाते हैं। अगला देखते हैं, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? आपको बताना है कि अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं उनके सृजन की शक्ति किसको प्राप्त होती है। तो क्या होगा राइट आंसर? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद को प्राप्त होती है अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति। अगला है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फ्रेंड्स, जो ग्रैमी पुरस्कार होता है वो दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में।
ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार। जो ग्रैमी पुरस्कार है ये नेशनल एकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा संगीत के विभिन्न विधाओं में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 4 मई 1959 ईस्वी में। 4 मई 1959 में इसकी शुरुआत की गई थी ग्रैमी अवार्ड की, जो कि दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। नेक्स्ट है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं। ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो फर्स्ट पर्सन होते हैं इनके नाम अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। तो भारत रत्न से पुरस्कृत सबसे पहली महिला कौन थी? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी जो थी वो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित है। आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दास कैपिटल नामक पुस्तक जो है वो कार्ल मार्क्स ने लिखी है। दास कैपिटल को कहते हैं पूंजीपतियों की राजनीतिक आर्थिक आलोचना, क्योंकि इस पुस्तक में जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने पूंजीपतियों द्वारा जो वर्कर होते हैं उनके शोषण और उनके अधूरे काम के लिए पूंजीपतियों को जो विशेष मूल्य और लाभ मिलता था उसका वर्णन किया है उन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है। आपको बताना है कि जो यहूदी थे वो जो धार्मिक पाठ करते थे उनका नाम क्या है? तो क्या होगा राइट आंसर इसमें? ऑप्शन बी, मूसा संहिता है यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम। नेक्स्ट है रवि कीर्ति जो जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो रवि कीर्ति जो कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में उनके दरबारी कवि थे, तो इन्हें जो है वो पुलकेशिन द्वितीय का ही संरक्षण प्राप्त था। तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। और रवि कीर्ति द्वारा रचित जो एहोल प्रशस्ति थी इसमें उन्होंने राजा पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन को पराजित करने और राजधानी को अहिलोल से बादामी स्थानांतरित करने का वर्णन किया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं? आपको बताना है कि इसमें से कौन से लेखक हैं जो इंग्लिश के सबसे फेमस लेखक हैं। तो क्या होगा राइट आंसर? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुल्कराज आनंद जो है वो इंग्लिश के फेमस लेखक हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से, ना कि पूरे इंग्लिश के। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गवर्नर जनरल है जिसका नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा है। तो क्या होगा राइट आंसर? इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जो लॉर्ड डलहौजी है उसका नाम ही राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चंस। कैसी लगी वीडियो आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमें ये भी बताइए कि आपने आज के ये जो वीडियो है इसमें कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए, कितने क्वेश्चंस आपको सही आ रहे थे। इससे आपको पता चल पाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितने हद तक कंप्लीट हो चुकी है और अभी आपको और कितनी प्रिपरेशन करनी है। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मन लगा करके पढ़ते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.